खुद से शिकायतें, जमाने से शिकायतें क्या समय के साथ अब थोड़ी सी कम हुई हैं, खत्म हुई हैं? नहीं, अभी खुद से शिकायतें हैं, जमाने से नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं हाँ। वो आप खुद हैं, जमाना नहीं है। हाँ। तो अब ये समझ आ गई है कि अब जमाने से शिकायतों की लिस्ट बनानी ही नहीं है, सिर्फ अपने से ही शिकायतों की लिस्ट बनानी है। सर, आपके व्यवहार में भी, आपकी बातों में भी, आपके अभिनय में भी हमें वो स्थिरता दिखाई देती है। तो ये कैसे, क्या फिलोसोफर्स को पढ़ते हैं आप, कैसे? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो जीवन स्वतः ही है, कोई ऐसा कल्टीवेटेड नहीं है मेरा ये। बट एक गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने 13-14 साल की उम्र से ओशो पढ़ना शुरू कर दिया था। ये गलती है? नहीं, घर वालों को लगी थी, क्योंकि विद्रोह करने लगा था मैं। अच्छा। हाँ हाँ, मैं एक बचपन का किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक बार आंगन में मेरी मम्मी, मौसी या कोई बैठा था, उनके साथ बैठी थी और चाय रखी हुई थी कप जमीन में, आंगन में। तो मेरे पांव से एक कप टूट गया। तो मेरी माँ ने चिल्ला के मुझे बोला कि ये कप क्यों तोड़ा तूने। तो ओशो पढ़ना शुरू कर चुका था मैं, तो मैंने दूसरा कप उठाया और ऐसे तोड़ा और मैंने कहा, तोड़ना इसे कहते हैं, वो टूटा था। वाह। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे गाल टूटे, लेकिन जबड़ा भी टूटा। लेकिन बहरहाल मैं बता रहा हूं कि ये हरकतें शुरू हो गई थी, ये वजह है। उस कम उम्र में आपको क्यों लगा सर कि आपको ओशो पढ़ना चाहिए? और ये नहीं, ऐसे ही घर में सब तरह की किताबें पढ़ी रहती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ जिस तरह का हमारा परिवार है, तो उसमें वो पढ़ना शुरू किया और इंटरेस्टिंग सा लगा। मुझे लगा कि मैं जो विद्रोह करता हूँ घर में, या घर में जो उल्टी बातें बोल देता हूँ, या मुझे जो सब लोग शैतान बोलते हैं या बदतमीज बोलते हैं, या जो मैं अकेला कोने में बैठा रहता हूँ, वो उसको एक जस्टिफिकेशन मिल रहा था उनको पढ़ के। शायद इस वजह से मैं ज्यादा पढ़ता रहा। ओशो के व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा आकर्षित आपको क्या करता है, और उसमें से आपने अपने अंदर क्या लेने का प्रयास किया? लॉजिक, साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। क्या नाइस आंसर, बहुत है ना, हर चीज को लेके। और वो लॉजिक का मतलब एंटी क्या रिलीजन नहीं है, रिलीजन है तो उसमें क्या लॉजिक है, और उसके होने की क्या प्रासंगिकता है, और उसका आविष्कार ही क्यों हुआ, कोई जरूरत रही होगी सभ्यता को, इसलिए आविष्कार हुआ। इस तरह की सारी चीजों को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिला। और जो एक यूं होता है ना कि जो ढर्रे से एक आप सोचते हैं, उससे बाहर सोच पाना या नहीं सोच पाना, या कर पाना नहीं कर पाना अलग ख्याल है, बट एक जागरूकता रखना, एक बर्ड्स आई व्यू से, या कहीं कोने में खड़े होकर घटनाओं को होते हुए देखना। जो गालिब ने लिखा, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज। हाँ, लेकिन इतना चचा जितने नहीं है हम, ऐसे जमीन में हूं मैं तो लेकिन हाँ, लेकिन फिर वो नजरिया वो मिला उससे। तो धार्मिक दृष्टिकोण पूरी तरह से क्या ओशो ने बदल दिया है आपका? उसके बाद अब ओशो के कुछ नहीं, बातों से ओशो की वजह से सोच हुई, लेकिन मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने बीएससी की मैथमेटिक्स नास्तिकता में। की तरफ आगे बढ़े उसके बाद आप? नहीं, मैं नास्तिक और आस्तिक शब्दों से ही मेरे को लगता है किसी एक, क्या कहते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए, कोई एक लेबल नहीं होना चाहिए। अच्छा। है ना, सत्य का कोई लेबल नहीं होता, वो नजरिया है सत्य, है ना। नथिंग इज एब्सोल्यूट। जो आइंस्टाइन ने भी कहा कि कुछ भी परम सत्य तो कुछ भी नहीं है, तो हर चीज में कुछ है कुछ नहीं है, तो एक खोज जारी रहे, ऐसा दिमाग रहता है। लेकिन हम कविताओं से ज्यादा भारी बातों में चले गए। वापस एक बार कविता की तरफ लौटते हैं। आपने कहा इंतजार करो कविता, अभी तुम्हें नहीं लिखूंगा। हाँ। ये शिकायत है आपकी कविता से या कुछ और? नहीं, ऐसा कोई, एक तो क्या है कि मैं हर कोई कविता लिखी है मैंने, कोई ये सोच के नहीं लिखी कि कोई आज ये मेरा कोई एजेंडा है और इसलिए कविता लिख रहा हूं। ख्याल आता है, लिख देता हूं, उसको ख्याल को अच्छे से पहुंचाने की कोशिश करता हूं, है ना। ये आप चाहते हैं मैं पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल सर। इंतजार करो कविता, अभी तुम्हें नहीं लिखूंगा, अभी चुप ही रहूंगा, बस चुप्पी को चखूंगा। भरे हुए कलम को लिए हाथ में खाली कागज को तकूंगा,
इंतजार करो कविता, अभी तुम्हें नहीं लिखूंगा। बस सोच को शब्द बन जाने दो, एहसास को स्याही में उतर जाने दो, जल्द ही मैं तुम्हें फिर से लिखूंगा। इंतजार करो कविता, अभी तुम्हें नहीं लिखूंगा। क्या बात है सर। कौन सी? हाँ, एक छोटी सी कविता और सुना देता हूं। सीरियसली इसका टाइटल है। बस्ते की किताब को, बुजुर्गों की बात को, बचपन में पड़ी लात को, नसीहत की खैरात को, दूसरों के जज्बात को, हर दिन और हर रात को, हर एक मुलाकात को। बस्ते की किताब को, बुजुर्गों की बात को, बचपन में पड़ी लात को, नसीहत की खैरात को, दूसरों के जज्बात को, हर दिन और रात को, हर एक मुलाकात को, जीत को, मात को सीरियसली ले लिया। कुछ यूं जी लिया, यूं कुछ मर लिया। क्या बात सर। बुजुर्गों की ऐसी कौन सी बात थी जो आपने अब तक सहेज के रखी है और जो आपको लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी, नई पीढ़ियों को भी वो अपने पास रखनी चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए? नहीं, ऐसे तो कई चीजें मुझे यूं लगता है कि ऐसे हम जैसे सेंटेंसेस याद करके या बुजुर्गों की बात को ऐसे याद करने से ज्यादा होता है कि उनकी बातों को जज्ब कर लेना होता है ना, कि आपके पास शब्द ही ना बचे, वो आपके डीएनए में आ जाए और वो आपके एक्शन में आने लगे। लेकिन हमारे एक गुरु थे बीवी कारन साहब, वो कहते थे, जो मुझे अपने करियर के लिए मैंने काम में लिया और मुझे बड़ा उसका मतलब मैं अभी भी फॉलो करने की कोशिश करता हूं उस चीज को। वो कहते थे कि बेटा, प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, सिद्धि के पीछे भागो। सिद्धि मिल जाएगी तो प्रसिद्धि पीछे पीछे चली आएगी। प्रसिद्धि बाय प्रोडक्ट है। तो अभी भी हम कोशिश करते हैं कि अपने काम को कैसे अच्छा करते रहें, कैसे कैसे बढ़िया बनाते रहें। बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट्स हैं, है ना। मुख्य तनख्वाह नहीं है, ये जो टीएडीए मिलता है ना, ऊपर है प्रसिद्धि। वो दुनिया कैसी है सर? हम आपकी नजर से यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, दिल्ली वासी हैं, वो जानना चाह रहे हैं। जिस दुनिया में आप काम करते हैं, बड़े एक तो शान और शौकत भी है, रौनक है, रंगत है, पैसा है, पता नहीं क्या क्या है, कैसी है वो दुनिया? नहीं, एक तो मुझे पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लोगों को क्या अलग सा, ऐसा कोई अलग दुनिया है ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल सामान्य लोग हैं, जैसे हम सब लोग हैं वैसे बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल एकदम सामान्य लोग लगते हैं। और बाकी तो जो आप उनके कई ऐसे रूप हैं जो देखते हैं, वो कुछ तो मजबूरियां हैं, इस वजह से करना पड़ता है ना। जैसे क्या? जैसे मजबूरियां है ना, कि अभी जैसे आप यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए लोग हों, और तो एक साथ इतने लोगों से नहीं खिंचाया जा सकता, इसको कोई गलत भी ले सकता है। एक चीज ये है। और दूसरा, मेरे को अभी कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा दिग्गज व्यक्ति हो, वो अच्छे से व्यवहार न करे और कुछ कह दे तो बड़ा उसका बुरा कहते हैं। जबकि मैंने देखा कि मैं तो आरटीओ के ऑफिस में जाऊं तो एक बैठा हुआ क्लर्क मेरे से उससे ज्यादा बदतमीजी करता है। तो एक जहां पे भी पावर मिलता है उसको लोग बड़ा वैसे करते हैं। तो जो एक सेकंड में आप फिल्म इंडस्ट्री वालों को बुरा कह देंगे, लेकिन अगर कोई छोटे से भी अफसर है, कोई दुकान है, किसी की कोई है, हर कोई, मुझे लगता है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जितना ज्यादा कम कहूँ ना, जितना कम इस तरह की बदतमीजी देखी है, उससे अधिक मैंने कहीं पे भी आम जीवन में देखी है। एक हल्का सा पावरफुल व्यक्ति भी आपके साथ ज्यादा गलत व्यवहार करता है जितना कि एक कोई फिल्म स्टार नहीं करता।